जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। ये आपका न्यू पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 5 ऑप्शन है, यानी आपका न्यू पैटर्न पर आधारित ये आपका प्रैक्टिस सेट है। ये आपका रफ्तार का प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिमेंट जुगनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए किस कॉलेज को शुरू किया था, यानी ये बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1791 में जुगनाथन डक्कन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है कि मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में है किसके द्वारा कार्य पूर्ण हुआ था, यानी पूर्ण किया गया था। तो ये देखिए मक्का मस्जिद का निर्माण का कार्य शुरू किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, लेकिन इसे पूर्ण करवाए थे औरंगजेब ने। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। यानी इसका कार्य पूर्ण हुआ था औरंगजेब के समय। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि मक्का मस्जिद का कार्य संपूर्ण किया गया था किसके समय, तो औरंगजेब के समय हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है कि गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किस के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो गुरु नानक देव के जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है कि मई 1857 में कहाँ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये था आपका अवध की नवाब की पत्नी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन थे, ये थे बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय के धार्मिक ग्रंथ है, ये आपका बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या थे। ये तो आपका हो जाएगा, ये चर्बी वाले कारतूस क्या थे, चर्बी वाले कारतूस थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ में 1857 क्रांति के नेतृत्व किसने किया था, ये क्या था आपका, बेगम हजरत महल ने। किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में हुआ था, यानी आधुनिक राज्य में किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। ये आपका तानसेन यानी ध्रुपद किसे रखते थे, ध्रुपद। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। किसने किया था, तो यह क्या था आपका, यानी महाराजा मेहताब चंद। किसने किया था, महाराजा मेहताब चंद ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो बारदोली सत्याग्रह का ये नेतृत्व किया था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका 14 है कि महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है, तो महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। किस शहर में जंतर मंतर नहीं है, तो नागपुर में आपका जंतर मंतर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। इसीलिए कहा जाता है भारत के उगते हुए सूरज का राज्य कौन सा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे पूरब की ओर है। यानी भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देते हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देते हैं। इसीलिए उगते हुए सूरज का राज्य कहा जाता है किसको, तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं, तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, ये आपका मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा यानी भारत और आपका चीन के बीच है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। इसे भी ध्यान रखिएगा। इन भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, इससे आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है कि इनमें से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाले एक कठोर और काला पदार्थ है, तो आपका कोक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन है कि काला सोना क्या है, तो काला सोना पेट्रोल को काला सोना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पेट्रोल को काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय की हिस्से को क्या कहा जाता है, उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका अभी जो एग्जाम हुआ था आपका यानी बिहार पुलिस मद्य निषेध का, इसमें ये क्वेश्चन आपका आया था। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सतलज और काली नदी के बीच को हिमालय को क्या कहते हैं, उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। चाहे क्वेश्चन 21 है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन है यूरोप के सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, यानी यूरोप का कौन सा बंदरगाह सबसे व्यस्त रहते हैं, ये आपका है रॉटरडैम है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है कि नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं, नक्शे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंग ला पर्वत दरा है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ध्यान दिए, जम्मू कश्मीर आपका राज्य नहीं है, ये आपका क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है, यहाँ राज्य नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए किस केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है, अभी आपका वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपका अधूरा है, यहाँ राज्य नहीं होना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका राज्य नहीं है। फिर भी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी खारदंग ला पर्वत दर्रा कहाँ है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन है कि अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं, ये आपका लक्षद्वीप के हिस्से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल की वह कौन सी शाखा है जिसमें स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है, यानी भौतिक भूगोल की वो कौन सी शाखा है जिसमें स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति एवं उससे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये आपका है यानी भू आकृतिक विज्ञान, क्या है, भू आकृति विज्ञान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 27 है, क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो उसे इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है कि हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाले अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह राज किसने गढ़ा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 29 है, क्वेश्चन है कि कौन से सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है, तो ये होता है आपका सेबी का कार्य होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 30 है, क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है, सर्वाधिक प्रयुक्त मान कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, क्या होगा, जीडीपी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी आपका हो जाएगा जीडीपी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण राष्ट्रपति देते हैं, भारत के राष्ट्रपति देते हैं, जबकि आपका स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, कहाँ से, तो लाल किला से, लेकिन गणतंत्र दिवस पर यानी देश के राष्ट्रपति देते भाषण कहाँ से, तो राजपथ पर, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 32 है, क्वेश्चन आपका है कि भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन है कि राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें, राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भंग नहीं हो सकता है, इसलिए तो राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है, इसलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 34 है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानीय सरकार के मंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 35 है, क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नाम को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी घटते हुए क्रम में। अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें होगा ज्ञानी जैल सिंह, ठीक। उसके बाद होगा आपका नीरव संजीव रेड्डी, उसके बाद होगा आपका फखरुद्दीन अली अहमद, और इसके बाद होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी लोकसभा का सदन का नेता नहीं रहा है, लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा है। तो आपका हो जाएगा श्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह आपका ये राज्यसभा से सदस्य बने थे, यानी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए वो प्रधानमंत्री बने थे। तो राज्यसभा के सदस्य कभी भी लोकसभा के सदस्य का नेता हो ही नहीं सकता है, यानी मनमोहन सिंह इसका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। यानी मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें वो राज्यसभा के सदस्य थे, ये कभी लोकसभा से चुनाव नहीं जीत पाया है। मनमोहन सिंह कभी लोकसभा से चुनाव नहीं जीत पाया है, ये आपका राज्यसभा के सदस्य से ही प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका उल्लेख आपका संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है, 75 में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 38 है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला, यानी कौन सा ऐसे राष्ट्रपति है जो आपका सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति बने थे। ये आपका है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट के समकक्ष पेश किया जाता है, यानी किसके समकक्ष पेश किया जाता है, तो लोकसभा के समकक्ष पेश किया जाता है। आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समकक्ष पेश किया जाता है, तो लोकसभा के समकक्ष पेश किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य कार्यपालिका का अंग है। आपको हो जाएगा राज्य के राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का अंग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्या है, 41 है। क्वेश्चन है कि भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ये होगा आपका बेंगलुरु में। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष पूरे देश में कब मनाते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष देश में कब मनाते हैं। ये आपका 11 से 17 जनवरी के बीच मनाते हैं, 11 से 17 जनवरी के बीच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 के अर्टन कैप्टस द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में भारत की रैंक क्या थी। ये आपका रैंक था 87 रैंक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत के लिए उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है। कौन सा देश बना है, तो ये बना आपका रूस बन गए हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन है कि लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है। तो ये नाम है, याद रखिएगा, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है, तो यानी फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। किसको, फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि विश्व कोश का संपादक कौन था। ये थे आपका दिद्रो थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन है कि नाजीवाद किसका समर्थक था। नाजीवाद किसका समर्थक था, तो नाजीवाद यानी राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। यह आपका पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP21 के नाम से लोकप्रिय हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। ये आपका पेरिस में किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ
आयोजित किया गया था? पेरिस में किया गया था। अब यह देखिए सेम ही क्वेश्चन आपका 2-3 बार रिपीट कर दिया है। सेम क्वेश्चन आपका 2-3 बार रिपीट किया है। यहाँ भी यही क्वेश्चन आपका है कि 2015 में यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तब आपका पेरिस में हुआ था। और नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 यानी 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? ये भी आपका पेरिस में हुआ था। यानी आपका एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार यानी भाषा अलग चेंज कर करके इसको पूछा गया है। यानी भाषा चेंज कर करके एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार पूछा गया है। इसका भी आंसर क्या होगा? पेरिस ही होगा। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन ये भी सेम था और ये आपका सेम था, ये सेम था। यानी देखिए 49, 50, 51, 52 चारों का आंसर पेरिस ही होगा और चारों क्वेश्चन सेम ही है, खाली भाषा को चेंज किया गया है। भाषा को खाली चेंज किया है। चारों का आंसर आपका सेम ही होगा। यानी 49, 50, 51, 52 ये चारों का आंसर क्या होगा? तो पेरिस होगा। और सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को क्या किया? थोड़ा भाषा को चेंज करके पूछ दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों का विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है कि कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? इसके आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कि यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन या उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? यह तो आपका 1776 ईसा पूर्व में, लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल आपका 1896 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन का 56 है कि मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो ये है आपका यानी रामेश्वरम में। कहाँ है? तो रामेश्वरम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी GAIL कंपनी एक नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुए थे? आपका कनाडा में हुआ था 1930 ईस्वी में। कनाडा में हुआ था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए। ये आपका आगरा की किला है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 61 है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा, यानी शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है? ये आपका मणिपुरी नृत्य एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 62 है। क्वेश्चन आपका है कि धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपका दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 63 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो ये आपका है पॉलीग्राफ है आपका, यानी पॉलीग्राफ से झूठ के पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। ये आपका क्या है? ये आपका गलत है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 66 है। क्वेश्चन है यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाती है, यानी गल जाती है, तो क्या होगा? बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो क्या होगा? देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन ए है कि जल बाहर बहने लगेगा, सारी बर्फ़ तली में बैठ जाएगी। सी है कि जल स्तर पूर्ववत रहेगा। बिल्कुल आपका सही है, जल स्तर पहले जैसा ही रहेगा। जल स्तर का पहले जैसा ही रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगा, यानी वेवलेंथ क्या होगा? देखिए वेवलेंथ जो होते हैं वो आपका फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रम होते हैं, यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तब वेवलेंथ आपको घटेगा। याद रखिएगा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे तो वेवलेंथ क्या होगा? तो घटेगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा कि यह घट जाती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रियर व्यू मिरर, यानी गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। निम्न में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि दो तत्वों की परमाणु समान होते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका गलत है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। ये आपका कथन क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 70 है। क्वेश्चन 70 है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा। लिटमस विलयन का रंग कैसे बनेगा, तो ये लाल हो जाता है। कैसे रंग होगा, लाल हो जाते हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन लाल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे बाहरी कक्षा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। यानी नोबल गैस के बाहरी कक्षा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है। सभी एसिड के लिए आम तत्व है आपका हाइड्रोजन, यानी सभी एसिड में आपको हाइड्रोजन पाए जाते हैं। देखिए, यानी जो जल में घुलकर H+ आयन दे उसे हम अम्ल कहते हैं। तो सभी अम्ल में आपका H+ आयन रहता है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन आपका 74 है कि माचिस की तिलिया में होती है, ये आपका फॉस्फोरस होते हैं। आपका फॉस्फोरस होते हैं। नेक्स्ट का यानी लाल फॉस्फोरस रहते हैं। याद रखिएगा, माचिस के तिलियों में लाल फॉस्फोरस होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होते हैं। आपका पोटेशियम को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 76 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है कि किसी वस्तु का त्वरण उसके किसमें प्रति इकाई समय में परिवर्तन को होता है। देखिए, तो त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। ए बराबर होता है आपका डेल्टा वी, यानी dv/dt। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में एक्सेलरेशन, यानी ए बराबर dv/dt, यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी एक्सेलरेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन 77 है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है। ये तो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी है। ये आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी भी पार्टिकल को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड में यदि वो आप फेंक देते हैं, तो वो पृथ्वी से पर आपका ये वस्तु वापस लौट कर नहीं आएगा। यानी इसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 78। क्वेश्चन है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, ये होता है आपका काला। क्या होते हैं, काला होते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे होता है, तो काला होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 79 है। क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ये होता है आपका ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक आपका ब्यूटेन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन क्या है कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। अब देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट है। चलिए हम मैथ और रीजनिंग को भी सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन 81 है। देखिए 81 में क्या है, यहाँ देखिए 21 है तो यहाँ 25 है, फिर आपको क्या है 29 है, यहाँ 33 है। आप देखिए सही से, तो 21 में आप जब 4 ऐड कीजिएगा तो 25 आएगा। ठीक, अब 25 में आप जब फिर क्या कीजिए 4 ऐड कीजिए तो 29 आएगा, फिर 29 में 4 ऐड कीजिए तो 33 आएगा। इसके बाद आगे कैसे आएगा, तो 33 में क्या करेंगे हम 4 ऐड करेंगे तो अगली संख्या आपको आ जाएगा, तो 33 4 37, यानी अगली संख्या आपको क्या आएगा 37 आएगा। अब देखिए 37 आपका
ये तो पता हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ क्या आपका z है, फिर आपका यहाँ क्या x है। अब z से x जाइएगा तब आप -2 यानी -2 करते तो x पहुँचते, फिर x से क्या आपका v है, तो x से फिर -2 आगे पीछे जाइए, आपका -2 आगे जाइए, क्या आएगा आपका v आएगा, फिर v से आप क्या -2 जाइए तो आपका क्या आएगा, तो t आ जाएगा। यानी फिर t से हम क्या करेंगे, -2 जाएंगे पीछे, यानी आपका t है, तो t से 2 पीछे जाना आपका t, तो आपका हो जाएगा क्या RST, यानी r आ जाएगा, क्या आ जाएगा r आ जाएगा, ठीक r आ जाएगा। यानी आपका शुरू में क्या होगा r होगा, और अंक में क्या होगा आपका, अंक में यहाँ 37 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए r के बाद क्या है, यहाँ का p है, तो देखिए r से आप जब 2 बैक जाइएगा तब आपका p आएगा, p से जब 2 पीछे जाइएगा तो आपका n आएगा, इसी तरह n से 2 पीछे जाएगा तो l आएगा, तो l से 2 पीछे जाएगा तो क्या आएगा, l से 2 पीछे जाएगा तो j आएगा। देखिए ना JKL होता है, यानी r j आ गया। उसी तरह से आप Q से भी 2 पीछे जाइए, Q से 2 पीछे जाइए तो आपका O आएगा, यानी आपका आ जाएगा RJO और 37, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन आपका 82 है, देखिए कितना का अंतर है, यानी -10 कम है, फिर देखिए -9 कम है, फिर यहाँ से -8 कम है, फिर -7 कम है, -6 कम है। इसी तरह आप देखा जाए यहाँ देखिए क्या है, तो -5 कम है, आगे क्या होगा तो -4 कम होगा, क्योंकि आपका एक कम हो रहा है, तो -4 कम होगा तो क्या कीजिए 55 में से -4 यानी -4 क्या करना है, 55 में से 4 को हटाइए, आपका क्या आएगा 51 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 51 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। अब इसमें देखिए आपको यहाँ क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 11 है, यहाँ क्या है 120 है, यानी 120 है। अब देखिए कैसे करेंगे, ये आएगा आपका, देखिए 11 के स्क्वायर करिए, 11 का स्क्वायर आप -1 कीजिए, तो 11 के स्क्वायर 121 होता है, -1 की जगह 120 आ जाएगा, यानी आपका आ गया। इसी तरह यहाँ देखिए आपका यहाँ 9 है, यहाँ 9 के बाद क्या 80 है, तो 9 का स्क्वायर कीजिए, -1 कीजिए तो 9 का स्क्वायर 81 में से 1 जाए तो आपका 80, यानी क्या है, तो इसको स्क्वायर करके -1 कर दिया है। तो इसी तरह यहाँ भी करेंगे। यहाँ देखिए क्या है 12 है, क्या 12 का स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर की जगह तो आएगा 144 आएगा, -1 की जगह तो 143 आ जाएगा, क्या आएगा 143 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यानी अंक की जगह आपका क्या आएगा, आगे आपका अंक की जगह क्या आएगा 143 आएगा। अब देखिए 143 यहाँ भी है और 143 यहाँ भी है। अब क्या करें हमको, यहाँ देखना पड़ेगा कौन सा लेटर भी है, कौन सा आएगा। अब देखिए यहाँ देखिए बी है, बी के बाद यहाँ क्या है तो डी है, तो बी के बाद देखिए BCD, यानी 2 प्लस कीजिए तब आपका डी आता है। और देखिए टी है, टी के बाद क्या है यहाँ भी है, टी के बाद TUV, यानी 2 प्लस कीजिए तो आपको बी आता है। इसी तरह यहाँ भी करेंगे। देखिए क्या है जी है, तो जी के बाद 2 प्लस आगे बढ़िए, तो जी के बाद H के बाद आई आएगा, ठीक। उसी तरह M के बाद 2 आगे बढ़िए, तो M के बाद देखिए N के बाद आपका O आएगा, ठीक। फिर आपका क्या है T के बाद 2 आगे बढ़िए 2 प्लस, तो T के बाद U के बाद V, यानी IOV क्या आएगा, IOV आएगा और 143, यानी IOV और 143, यानी आपका क्या आएगा, ऑप्शन आपका C आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन आपका 84 है, क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप सीधे यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। आपको पता ही होगा कि साफ आकाश का रंग क्या होता है, तो नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। अब देखिए क्वेश्चन में कि नीला को क्या कहा गया है। अब देखिए नीला को क्या कहा गया है, देखो नीले को आकाश कहा गया है। इसका मतलब है कैसे रंग होगा, तो नीला को आकाश कहा गया है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, आकाश कहेंगे, 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन आपका 85 है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको PDF इसका अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, यहाँ से देख लीजिएगा। है क्वेश्चन आसान ही लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, इसीलिए इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। लेकिन इसका आंसर आप बता देते आपको, ऑप्शन इसका ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है कि रिया उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है, ठीक। रिया उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है, ये आपका उत्तर 25 मीटर चलती है, ठीक। अब कह रहा फिर वह दाईं मूर्ति है, इसका दाईं ये हो गया, दाईं मूर्ति है और 30 मीटर चलती है, दाईं मूर्ति है 30 मीटर चलती है। फिर और कह रहा फिर दाईं मूर्ति है 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर ये दाएं मुड़कर इधर से 40 मीटर चलती है, यानी 40 मीटर इधर आई हुई 40 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मूर्ति है और 15 मीटर चलती है, बाएं मूर्ति है 15 मीटर चलती है, ठीक। बाएं मूर्ति है और 15 मीटर चलती है, ठीक। अब कह रहा है अंत में वह बाएं मूर्ति है और 15 मीटर चलती है, फिर बाएं मूर्ति है और 15 मीटर चलती है, ये आपका 15 मीटर चलेगी, यानी ये आपका यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक। अब कह रहा है कि वह
किस दिशा वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है और कितने दूरी पर है। तो आरंभ बिंदु यहाँ से है, तो यहाँ से देखिए कितनी दूरी है और किस दिशा में है। ये आपका पूर्व दिशा में है, कितनी दूरी है, तो ये आपका दूरी कितना है, एक सेकेंड, ये आपका दूरी है 15, यहाँ 15 है तो ये आपका 15 हो गया, और ये आपका ये कितना है, ये 30 है, तो 15 30 आपका 45, यानी 45 मीटर पूरब की दिशा में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन आपका है कि दिए गए समीकरण में दो चिन्ह को किन्हीं दो संख्याओं के स्थान पर परस्पर बदलने से समीकरण संतुलित हो जाएगी, यानी किसको हम बदलेंगे तो ये समीकरण आपका संतुलित हो जाएगी। देखिए ऐसे में आपको ऐसे क्वेश्चन को सभी ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन ए को चेक कीजिए, फिर बी को कीजिए, फिर सी को चेक कीजिए। अब बी को चेक कीजिएगा, आपको आ जाएगा। देखिए चलिए हम बी को चेक करते हैं। देखिए किसको चेंज करना है, तो 9 को और 11 से क्या करना है, चेंज करना है, और गुना को माइनस से चेंज करना है। देखिए यहाँ 9 है तो यहाँ 11 लेंगे, और यहाँ आपका माइनस है तो इसको क्या लेंगे, गुना लेंगे। ठीक, फिर आप यहाँ 11 है, 11 से 9 को चेंज करेंगे, यानी 11 हटेगा 9 आएगा। ठीक, 9 फिर आपका क्या गुना है, तो गुना को माइनस से चेंज करेंगे, ये आपका 24 है। देखिए 11 99 99 में से 24 माइनस कीजिए। ठीक, 99 में से 24 माइनस कीजिए, ये आपका आ जाएगा कितना, 75 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 88 है। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसमें आपका कुछ यानी कुछ जो आपका मंथ होते हैं, इस मंथ का आपका यानी कोड याद रखना पड़ता है। आपका इस मंथ का आपका कोड याद रखना पड़ता है, तभी आपका ये क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्या कर 26 जनवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 26 जनवरी डेट क्या है, सॉरी जनवरी मंथ कौन सा है, तो जनवरी है, इसका कोड आपका 2 होता है। ठीक है, और आपका डेट क्या है, तो 26 है। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा आपका 28 आएगा। इसमें आप 7 से भाग दीजिए। ठीक है, 7 चौक 28, यानी आपका शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। शेषफल आपका 0 बच रहा है, और 0 कोड किसका होता है, तो संडे का कोड आपका 0 होता है, यानी आपका क्या होगा, तो रविवार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन का है कि गोल्डन पल्वी को कहता है कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। गोल्डन पल्वी को कहता है कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। देखिए ये आपका क्या है, तो वक्तव्य है। अब देखिए इसकी मान्यताएं देखते हैं। ऑप्शन 1 है कि पल्वी श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। 2 है कि गोल्डन को लोगों को सलाह देने का शौक़ है। देखिए आपका दोनों मान्यताएं ही गलत है। अब ये जरूरी तो नहीं है ये आपका श्रीलंका जाने के रास्ता बता रहे हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो श्रीलंका जाना चाहती है, ये जरूरी नहीं है। न आपका न आपका 1 अंतर्निहित है, न ही आपका 2 अंतर्निहित है। आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नहीं 1 नहीं 2, यानी न 1 नहीं 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन आपका देखिए आपका क्या यहाँ थोड़ा सोचिए। देखिए यहाँ क्या आपका, तो 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया 45 आया। देखिए अब सोचिए कि कैसे 45 आया होगा, कैसे 45 आया होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 7 है, फिर यहाँ 4 है, गुना में है, लेकिन यहाँ 33 है। अब सोचिए क्या किया होगा। ठीक है, थोड़ा सोचिए। अब देखिए क्या किया है, आप यहाँ आपको 9 6 है। ठीक है, देखिए ऐसे कीजिए कि 9 और 6 को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, 9 और 6 को ऐड कर दीजिए और इसको 3 से गुना कर दीजिए। 9 6 15 और 15 क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। ठीक है, 45 आ रहा है। इसको देखिए तो 7 4 11, 11 गुने 3 कीजिए, 11 3 33 आ रहा है। ठीक तो है, यानी सभी क्या किया, इसको ऐड कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए। इसको भी ऐड कीजिए, 3 से गुना कीजिए, इसको भी ऐड कीजिए, 6 4 10, इसमें 3 से गुना कीजिए, तब क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 5 3 8 आएगा। 8 को हम क्या करें, 3 से गुना कर देंगे, 8 3 24। इसका आंसर क्या आएगा, 24 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन कह रहा है कि रितेश ए बिंदु से यात्रा आरंभ कर पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ए बिंदु से चलकर, यानी ए बिंदु से शुरू करता है और ये पश्चिम की ओर पड़ जाता है 80 किलोमीटर। ठीक, पश्चिम की ओर ये 80 किलोमीटर गया। ठीक, अब कह रहा है वो कि बाएं ओर मुड़ जाता है, बाएं ओर मुड़ जाता है, तो इसका बाएं ये हो जाएगा, बाएं ओर मुड़ जाते हैं और वह 50 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से वो 50 किलोमीटर चलता है, यानी बी पर पहुँच जाता है। ठीक, अब कह रहा है क्या कि ए और बी के बिंदुओं के बीच की दूरी है ज्ञात कीजिए। देखिए इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। आप सिंपल आपका ये देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये समकोण त्रिभुज है, इसके लिए क्या हो गया, कर्ण हो गया। आपको पता ही होगा फॉर्मूला कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके लिए लंब 50 हो गया, आधार 80 हो गया। क्या करेंगे, तो इसका कर्ण यानी ए बी का मान निकालिए। ए बी का मान कैसे आएगा, तो ए बी का मान आपका आएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, यानी आप कर देंगे क्या, 50 का स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर। ठीक, 50 का स्क्वायर कितना आएगा, 50 का स्क्वायर आएगा आपका 5
25 और 80 का स्क्वायर 6400, ठीक। ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिएगा कितना आएगा, यानी आपका आ जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 यानी 8900 आ जाएगा। अब देखिए 8900 को हम ऐसे लिख सकते क्या, 89 गुने 100 लिख सकते, ठीक। 100 का वर्गमूल निकल जाएगा यानी 10 आएगा, ये आपका बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा 89 बचेंगे, यानी 89 बचे 10√89 यानी 10√89 आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। 92 है आपका, देखिए इसमें आपको क्या करना है, यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा सोचिए, इसमें देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, 12 और 8 से आपको 80 लाना है, आपका यहाँ 16 और 7 से 207 लेना है। सोचिए कैसे आया होगा, ठीक। ऐसे कीजिए तो इस 12 को क्या कीजिए आप स्क्वायर कीजिए, ठीक। 12 का स्क्वायर कीजिए माइनस इस 8 के स्क्वायर कीजिए, ठीक। देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है, और माइनस कीजिए क्या आएगा 80 आ जाएगा, यानी 144 माइनस 64 को माइनस किया 80 आ जाएगा। यानी क्या किया है, ये किया है कि इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके माइनस कर दिया है, ये आपका आ गया यहाँ। इसी तरह आपको यहाँ भी आया होगा, 16 का स्क्वायर कीजिए, अब माइनस क्या कीजिए 7 का स्क्वायर कीजिए, ये आपका 207 आएगा, ठीक। इसी तरह हम यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर कीजिए माइनस 21 का स्क्वायर कीजिए, ठीक। 25 का स्क्वायर कीजिए 625 आएगा, और आपका यानी 21 का स्क्वायर कीजिए ये 441 आता है, ठीक। यानी आपका आ जाएगा 625 माइनस 441, ये आपका आ जाएगा 184 यानी 184 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या है, ये आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 93 है। अब देखिए 93 है, इसमें देखिए क्या क्या है, 93 में क्या आपका कह रहा है कि चित्र में दिए त्रिकोण उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है, यानी ये क्या है मोटर कार वाले हैं, ठीक। मोटर कार वाले हैं। अब कह रहा है वर्ग उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है, यानी वर्ग इसके पास क्या है तो घर है, ठीक। घर को हम शॉर्ट में आपको जी लिखते हैं, ठीक, घर, उसके पास घर है। अब कह रहा है वृत्त उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास क्या हो स्वर्ण है, यानी सोना है, ठीक। इसके पास क्या है तो स्वर्ण है, सोना है। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है उन लोगों के पास घर और स्वर्ण है परंतु मोटर कार नहीं है, यानी किसके पास घर और स्वर्ण है लेकिन मोटर कार नहीं है। यानी आपका ये आना चाहिए, इस दोनों में आना चाहिए, ठीक, लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए, इस दोनों में आना चाहिए लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं इस दोनों में कौन है, ई है, ई है, लेकिन उसके पास मोटर कार नहीं है, यानी आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपका आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, ठीक है। केवल आपका ई हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन आपका 94 है। अब देखिए ये भी आपका सिंपल ही है, क्या करना है आपको, कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। देखिए बदला जाना चाहिए। अब क्या है, इस समीकरण को आपको यानी इसको आपको संतुलित करने के लिए, समीकरण को सही करने के लिए इसमें कह रहा है किन दो चिन्हों को हम बदलेंगे, किन दो चिन्हों को हमें बदलना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सभी ऑप्शन को चेक कीजिए, ठीक है। पहले ए को चेक कीजिए, फिर बी को कीजिए, फिर सी को कीजिए, सभी को चेक कीजिए। आप इसको सी को चेक कीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या है 10 है, 10 है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करा है माइनस लेने के लिए बदलना है, माइनस ले लिए, ठीक। फिर आपका क्या यहाँ भागा, तो भागा को नहीं बदलना है, 10 है। फिर यहाँ गुना है, गुना 8 है, ठीक। आपका क्या है -10 है, तो माइनस जगह क्या आएगा आपका यहाँ प्लस आ जाएगा 10, ठीक। अब देखिए आपका आ जाएगा कि ना, ये आपका क्या है भागा है, एक सेकेंड, भागा है तो 5 में 10 से भाग दीजिए, और गुने, एक सेकेंड, आपका आ जाएगा 10 माइनस 5/10 गुने 8 प्लस आपका ये 10 आ जाएगा, ठीक। देखिए ये आपका 5 दूनी 10, 2 से 2 चुकी 8, 4 आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। यानी आपको देखिए 10 10 20, अब 20 में से 4 गया तो 20 में से 4 गया तो क्या आएगा 16 आ रहा है, यानी देखिए 16 आ रहा है, यहाँ भी आपका क्या है 16 है, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा सी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन 95 है, कह रहा इनमें से कौन असंगत है। अब देखिए कृष्णा, गोदावरी और महानदी ये सभी क्या है प्राद्वीपीय नदी है, और ये आपका सभी नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, सभी नदी आपका पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। जबकि आपका ताप्ती नदी ये ऐसा नदी है जो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी ऐसी है जो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। इसीलिए कि आपका ताप्ती नदी ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, पोस्ट कार्ड को पी से, ठीक। सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, ठीक। इसको हम एल से लिखते हैं, लिफाफे हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। कह कोई भी लिफाफा कागज़ नहीं है, कोई भी लिफाफा कागज़ नहीं है, यानी पेपर नहीं है, ठीक।
कोई भी लिफाफा पेपर नहीं है, कागज़ नहीं है। ठीक, अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या है, कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड है, कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। 2 है कि कोई भी कागज़ लिफाफा नहीं है, कोई भी कागज़ लिफाफा नहीं है, ये भी आपका सही है। ठीक, और 3rd है कि कोई भी पोस्ट कार्ड कागज़ नहीं है, कोई भी पोस्ट कार्ड कागज़ नहीं है, तो ये आपका कोई भी पोस्ट कार्ड कागज़ नहीं है, ये भी आपका सही है। यानी आपका 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 97 है, क्वेश्चन आपका 97 है। अब देखिए 97 क्या है, 97 है, देखिए आपका दिया है P + S गुने Q गुने R - T भागा B। ठीक, अब देखिए सबका अर्थ दिया हुआ है। अब देखिए A + B का अर्थ क्या है कि A B का भाई है, यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब यहाँ क्या है कि P जो है इसका क्या है तो भाई है। ठीक, इसी तरह हमें अर्थ निकालना पड़ेगा। ठीक, आगे चलिए गुना है, गुना का अर्थ क्या होता है कि गुना का अर्थ A गुने B है, तो यानी इसका अर्थ यह है कि A B की पत्नी है, यानी यहाँ पर क्या होगा, सॉरी B की पत्नी ने B की पुत्री है, सॉरी B की पुत्री है, यहाँ हो जाएगा आपका कि Q की पुत्री कौन है तो S है, Q की पुत्री कौन है तो S है। फिर यहाँ गुना है, इसका मतलब R की पुत्री कौन है तो Q है, R की पुत्री कौन है तो Q है। आगे बढ़िए, आप क्या माइनस, माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस है कि A B की पत्नी है, यानी यहाँ पर आपका माइनस है, तो इसका मतलब क्या है कि T की पत्नी कौन है R है, T की पत्नी कौन है R है। ठीक, पत्नी है। अब देखिए भागा है, भागा का अर्थ क्या है तो A B का पिता है, यानी यहाँ पर क्या होगा तो V का पिता कौन है T है, यानी T V का पिता है, T कौन है तो V का पिता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है। अब देखिए इसकी ये कौन है तो ये इसकी ये कौन है तो इसकी ये आपका पत्नी है। ठीक, इसकी ये पत्नी है, इसकी ये पत्नी है, और देखिए इसकी ये पत्नी है, और इसके ये कौन है पुत्री है। और देखिए ये इसकी पुत्री है और ये इसकी पुत्री है, तो ये पुत्री की पुत्री हो गया और इसका भाई है, यानी बेटी का भाई, यानी कौन होगा ये इसका कौन हो गया तो नाइत हो गया, क्या हो गया नाइत हो गया, यानी P का T कौन है तो नाना है, यानी P का T कौन है तो नाना है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा D हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P से अक्षय पूरब की ओर चलना शुरू करता है। ठीक, बिंदु P से पूरब की ओर अक्षय पूरब की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक, और 30 मीटर चलने के बाद यहाँ से हो जाते हैं और 30 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ते हैं, ये अपने दाईं ओर मुड़ते हैं, यानी आपका ये इसका दाईं ये जगह इधर मुड़ जाते हैं। ठीक, दाईं ओर मुड़ते हैं और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ते हैं और 30 मीटर चलते हैं, फिर वह दाईं ओर मुड़ते हैं और 30 मीटर चलते हैं, यहाँ पहुँच जाएंगे। अब क्या करेगा क्वेश्चन कि वह बिंदु P से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये आपका यानी दक्षिण दिशा में कितनी दूरी पर है तो 10 मीटर पर है, 10 मीटर दक्षिणी दिशा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसको यदि यहाँ से मोड़ दिया जाएगा तो कौन सा फिगर बनेगा आपका, तो इसको मोड़ा जाएगा तो आपका देखिए ये जो आपका यानी ये दिख रहा है ए में, ये आपका फिगर बन जाएंगे। ये देखिए आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका सी ऑप्शन में है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा तो सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 100 है, क्वेश्चन है देखिए आपका कथन दिया है कि एक शिक्षक एक छात्र को कहते हैं कि यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं आपको सजा दूंगा। अब देखिए इसका अवधारणा है कि ऑप्शन 1 है कि चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है, तो हो सकता है दे आपका 1 निष्कर्ष निकालता है, और 2 है कि सजा छात्रों को अनुशासित करने की सबसे अच्छा तरीका है, ये आपका गलत है, छात्र को सजा नहीं देना चाहिए, आपका अच्छा तरीका नहीं है। ये आपका 1 तो आपका अवधारणा सही है, 2 आपका गलत है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा, केवल 1 अंतर्निहित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 101 है, क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 6 रुपये में 5 पेंसिल की दर से बेच देता है तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि कह रहा है 5 रुपये में कितना पेन खरीदा तो 6 पेन खरीदा। ठीक है, यानी 6 पेन का दाम कितना है तो 5 रुपया है। ठीक, अब कह रहा है कि 6 रुपये में
5 पेंसिल की दर से बेचता है। देखिए 5 पेंसिल को वो 6 रुपये में बेचता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 6 पेन को 5 रुपये में खरीदा था और 5 पेन को वो 6 रुपये में बेच देता है। कर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर होते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि देखिए 6 है 5 है 5 है 6 है, किसको गुना करें किसको भाग करें समझ में नहीं आता है। देखिए आपको हम एक तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं। आज के बाद आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और आप हर क्वेश्चन को आप सही कीजिएगा। देखिए तरीका क्या है। अब देखिए 6 पेन 5 रुपये में खरीदा था, यहाँ 5 पेन 6 रुपये में बेच दिया है। तो हम करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पेन की संख्या क्या है आपका डिफरेंट है, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, यानी आपका क्या डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, आप डिफरेंट रहेगा तो आप कंपेयर तो कर नहीं पाएगा, इसलिए क्या करते हैं कि दोनों में आपका पेनों की संख्या हम क्या करें सेम कर लेते हैं। कैसे सेम करेंगे, तो आपको क्या इसमें गुना करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं 5 से गुना करते हैं और इसमें हम 6 से गुना करते हैं। अब देखिए इसमें 5 से गुना किए तो 6 पंजे 30 पेन हो गया और इसमें 5 था यानी 6 से गुना किए तो 6 पंजे 30, यानी दोनों आपको 30 पेन का मूल्य हमें पता चल जाएगा। देखिए आपका आ जाएगा यह जाएगा आपका यानी 30 पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा 5 25 रुपया और यहाँ पर आपका 30 पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा 36 रुपया। अब देखिए अब हम कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 30 पेन का आपका क्रय मूल्य पता चल गया कितना 25 रुपया और आपका 30 पेन का विक्रय मूल्य पता चल गया कितना 36 रुपया। अब बताइए कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। तो आप क्या कि 36 में से 25 को घटा दीजिएगा। अब देखिए पेन आपका सेम है ना, अब कंपेयर हम कर सकते हैं। पेन आपका सेम आ गया 30। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए ये आपका विक्रय मूल्य हो गया 36 और क्रय मूल्य हो गया 25। अब देखिए लाभ कितना हो रहा है, क्या करेंगे 36 में से 25 को माइनस कीजिएगा। 36 में से 25 को माइनस कीजिए तो 36 माइनस 25 अब बट्टे क्या होगा, क्रय मूल्य क्या है 25 है, अब गुने 100 हो जाएगा। ये तो आपका लाभ प्रतिशत आ गया। अब उसको माइनस कीजिएगा, आपको आएगा 11, क्या आएगा 11 बट्टे 25 और गुने आपका आ जाएगा 100। 25 चुका 100, 11 चुक 44%। अब बताइए अब आपका इस तरह का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे गलती नहीं होगा। आप ऐसे ही कीजिएगा, दोनों में पेन की संख्या जो भी रहेगा उसको क्या करना, संख्या यानी पेनों की संख्या क्या करना सेम कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप जो मूल्य आएगा उसमें आप क्या कीजिए कंपेयर कर लीजिए, यानी आपका क्या आएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे इस तरह का क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 102 है। अब देखिए इसको भी क्या करना है, इसको हम भिन्न में बदलना है, परिमेय संख्या में बदलना है। इसको भी तरीका बताते हैं आपको, इसको भी भूलना नहीं है, ठीक है। देखिए तरीका क्या है, इस जो भी संख्या आपको दिया जाएगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 है 3 है 6 है, लिख लिए। अब आपको ये देखना है कि जो रेकरिंग है, ध्यान दीजिए रेकरिंग कौन कौन संख्या पर है, तो 2 संख्या पर आपको रेकरिंग है। उसके अलावा जो भी संख्या रहेगा आगे, ठीक है, जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसको छोड़ करके जो भी संख्या उसके आगे रहेंगे उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या 2 है तो हम 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 माइनस हम कर दिए, क्या करें 2 हम माइनस कर देंगे, एक सेकेंड 2 हम माइनस कर देंगे, यानी 236 है। अब माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका ये 2 माइनस हो जाएगा बट्टे। अब देखिए जितने संख्या पर रेकरिंग होगा उतना 9 देंगे, तो 2 संख्या पर रेकरिंग है 2 9 देंगे। और उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद और रेकरिंग से पहले जितने संख्या रहते हैं उतना 0 देते हैं। यहाँ आपका देखिए पॉइंट के बाद और रेकरिंग से पहले आपका एक ही संख्या है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 1 0 देंगे। ये आपका हो गया, ये आपका भिन्न में आ गया, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपका आएगा कितना 234 आएगा बट्टे आपका आएगा 990 आ जाएगा। इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 33/55 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आ जाएगा 33/55 आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 103 है। क्वेश्चन आपका 103 है। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा है, यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए, ध्यान दीजिए एक अलमारी का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो उस पर होने वाले लाभ 3 गुना हो जाते हैं। अब कह रहा है किसी अलमारी का यदि हम विक्रय मूल्य को दुगुना कर देते हैं तो लाभ 3 गुना हो जाते हैं, लाभ 3 गुना हो जाते हैं। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हम मानते हैं कि देखिए हम मान लेते हैं कि कोई, ठीक है, यानी अलमारी का मूल्य आपका 100 रुपया था, ठीक 100 रुपया मानते हैं, अलमारी का मूल्य 100 रुपया था, ठीक। उसको हम 200 में बेच दिया, ठीक। विक्रय मूल्य कितना हुआ 200 हो गया, तो लाभ आपको कितना हो जाएगा 100। भाई क्या होगा, लाभ कितना हो जाएगा 100। भाई 100 में खरीदे 200 में बेच दिया तो लाभ 100 हुआ। अब देखिए क्या कर रहा है कि अब कर रहा है विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है 200 है, उसको क्या कीजिए दुगुना करना है तो 400 हो जाएगा, ठीक है। 200 दुगुना 400 हो जाएगा। अब कह रहा है उसका लाभ क्या होता है 3 गुना हो जाते हैं। यहाँ लाभ कितना है 100 है, तो 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा। यानी जब विक्रय मूल्य दुगुना करते हैं तो लाभ
3 गुना हो जाते हैं। अब देखिए तो यहाँ भी आपका क्या है, क्रय मूल्य 100 ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखिए 400 में 300 माइनस करेंगे तो क्या क्रय मूल्य 100 आ जाएगा। यानी आपका देखिए, अब देखिए आप, यानी जब हम 100 रुपया क्रय मूल्य माने और विक्रय मूल्य जब 200 रुपया माने, तब आपका ये इक्वेशन क्या हो रहा है, तो आपका ये इक्वेशन सर्टिफाई हो रहा है। देखिए ना आप, 100 क्रय मूल्य है, 100 आपका क्या है, लाभ है, विक्रय मूल्य 200 है। तो अब देखिए जब विक्रय मूल्य दोगुना होता है यानी 400 होता है, तो आपका लाभ तिगुना होता है यानी 300 होता है, तभी आपका क्रय मूल्य कितना 100 आ रहा है। यानी आपका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, तो देखिए ना, तो 100 रुपया यदि आपका क्या है क्रय मूल्य है, तो 100 रुपया लाभ हो रहा है, ठीक है, 100 रुपया लाभ हो रहा है। तो क्या करेंगे, 100 बट्टे 100 और गुने क्या होगा, 100 हो जाएगा। 100 कट जाएगा, आपका 100% आ जाएगा, यानी 100% क्या आ रहा है, तो लाभ हो रहा है। आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है, 100% लाभ हो रहा है। नेक्स्ट है 104 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि इसका चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के लिए, ठीक। अब एक वैल्यू दिया है, इसको पहले कैलकुलेट कीजिए। एक वैल्यू दिया है तो एक वैल्यू यहाँ रखिए, 4 दूनी 8, 8 7 15 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये आपका आ जाएगा 8 7 15, ये आपका आ जाएगा कितना, 11 दूनी 22, 22 3 25 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका अगला यानी चौथा, यानी चौथा अनुपाती पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। इसको x मान लीजिए, ठीक, क्या कीजिए, उसको x मान लीजिए। क्या करेंगे, अब देखिए x/12 या 25/15 के बराबर होगा, यानी x/12 बराबर हो जाएगा आपका, x/12 हो जाएगा आपका बराबर 25/15 हो जाएगा, ठीक है। 25/15, 5 तिया 15, 5 25, 5 तिया 15, 5 25, ठीक है। 5 तिया 15, 5 25, 3 चौक 12। आप कोना कोनी गुना कीजिए, 5 चौक 20, यानी x का मान आपका 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 105 है, क्वेश्चन नंबर आपका 105 है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का है, क्लास 10th का है, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन आपका क्लास 10th का है। देखिए बहुत आसान भी है। देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ देखिए क्या है, a - b इंटू a + b इंटू a - b है। ये क्या होता है, a² - b² है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही आएगा, अब माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ आप लिख दीजिए क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आपका जगह सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस यानी सॉरी गुना, माइनस नहीं गुना, क्या आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर, यानी आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आप जानते होंगे कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sec²। सेक से कब कट जाएगा, यानी आपका क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक। क्या आएगा, 1 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन है कि आरोही क्रम में 4 आभाज्य संख्याएं ली गई है, ठीक है। आरोही क्रम में 4 आभाज्य संख्या ली गई है, उनमें से पहली 3 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 2 आभाज्य संख्याओं का योग 82 है, तो कह रहा है अंतिम 2 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए 4 आभाज्य संख्या है और कह रहा आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में है, तो मान लेते हैं ए बी सी डी, ये आपका 4 आभाज्य संख्या है, ठीक। अब कह रहे हैं उनमें से पहले 3 का गुणनफल 1771 है, तो पहले 3 कौन है, ये है ए गुने बी गुने सी है, ये कितना दिया है, आपका दिया 1771 दिया है, ठीक। और क्या करा, पर अंतिम 2 आभाज्य संख्याओं का यानी योगफल कितना है, 82 है, यानी अंतिम 2 का ना सी और डी है, तो सी + डी भी दिया कितना है, 82 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्या करें हम, इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको फैक्टर तोड़िए 1771 को, ठीक है। ए गुने बी गुने सी दिया है 1771, 1771 को फैक्टर तोड़िए। अब जब इसको फैक्टर तोड़िएगा तो आपको आएगा 7 गुने 11 गुने 23 आ जाएगा, ठीक है, 7 गुने 11 गुने 23 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये आपका आभाज्य संख्या है, तो यानी आपका यहाँ से ए का वैल्यू कंपेयर कीजिए तो ए का वैल्यू 7 आ जाएगा, बी के वैल्यू 11 आ जाएगा और सी के वैल्यू आपका 23 आ जाएगा। यानी यहाँ से आपका ए के वैल्यू क्या आएगा, 7 आ गया, बी का वैल्यू 11 आ गया और आपका सी का वैल्यू क्या आएगा, 30 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें डी का वैल्यू नहीं पता है, तो डी का वैल्यू आपको पता हो जाएगा क्योंकि आपका सी + डी दिया है। सी + डी का वैल्यू कितना दिया है, एक सेकंड, सी + डी का वैल्यू दिया है कितना, 82 दिया है, ठीक है। और सी का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया 23, यहाँ रख देंगे 23 प्लस यहाँ डी बराबर क्या आएगा, तो आपका जगह यानी 82। यहाँ से आपका डी का वैल्यू आ जाएगा क्या, तो 82 - 23, यहाँ से आपका डी का वैल्यू आ जाएगा क्या, 82 - 23। 82 में से आप 23 को माइनस कीजिएगा, आपका डी का वैल्यू आ जाएगा कितना, 59 आ जाएगा, यानी 59 आ जाएगा। डी का मान आपका 59 आ गया, यानी अब ए बी सी डी तीनों का चारों का वैल्यू आपको आ गया। ए का वैल्यू कितना है, तो 7 आया, बी का वैल्यू कितना आया, 11 आया, सी का वैल्यू कितना आया,
23 आया और डी का वैल्यू कितना आया, तो डी का वैल्यू आपका आया यानी 59 आया। क्वेश्चन क्या पूछा था कि अंतिम दो आभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी अंतिम दो यानी 59 और 23 का गुणनफल आपसे पूछ रहा था, यानी सी और डी के वैल्यू, सी गुने डी के वैल्यू पूछ रहा है, तो सी के वैल्यू कितना है 23 है और डी का वैल्यू आपका 59 है। दोनों क्या गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1357 आएगा, 1357 आएगा, यानी आपका 1357 ऑप्शन आपका, सॉरी 1357 है ना, सॉरी ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। 1357 आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 107 है। क्वेश्चन है कि ए अकेले एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह 6 दिन उस कार्य को करता है और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है, तो करें ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। ए आप करता कितने दिन में, 30 दिन में कर सकता है और ये इस कार्य को 6 दिन पहले किया, तो अब देखिए 6 दिन में वो कितना पार्ट काम किया है, तो 6 दिन में कितना पार्ट किया, तो यानी 6/30 होगा, 6×5 यानी 1/5 कार्य कर लिया था। कितना, यानी ए ने 1/5 कार्य कर लिया था, तो बच गया कितना, तो 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 में से हम 1/5 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4/5 आएगा। यानी जो काम आपको बच गया था बी के लिए, वो आपका 4/5 बचा हुआ था, यानी बी ने 4/5 कार्य को कितना दिन में किया है, 24 दिन में किया है। ध्यान दीजिए 24 दिन में किया है, यानी 4/5 कार्य को बी ने 24 दिन में किया है, तो पूरा कार्य कितना दिन में किया करेगा, तो आपका जो 24 गुने 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24, 6×5 30, यानी बी इस कार्य को पूरे कर सकते हैं कितने में, 30 दिन में बी उस कार्य को पूरा कर सकता है, यानी बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और आपका ए इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब दोनों को मिलकर करेगा, यानी ए और बी मिलकर करेगा तो कितना दिन करेंगे, देखिए ए कर रहा है 30 दिन में, ध्यान दीजिए, बी कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, दोनों का मिलकर करेगा, 30 का एल्सियम 30 हो जाएगा, 30 से 30 है, 30 से 30 यानी इसका इफिशियंसी 1 आ गया, इसका इफिशियंसी 1 आ गया, यानी आपका आ जाएगा 30/1 + 1 यानी 30/2 आ जाएगा, यानी 15 दिन में दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर देंगे पूरा, तो 15 दिन में कर देंगे, यानी आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्या है, तो 108 है। क्वेश्चन आपका 108 है, क्वेश्चन नंबर आपका 108 है। क्वेश्चन कर रहा है किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है 2:1 दिया है। देखिए त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है 2:1, यानी इसका त्रिज्या आप 2x ले लीजिए और उसका ऊंचाई आप x ले लीजिए। ठीक, अब करें उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका 2πr/h होते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होते हैं। ये दिया आपका कितना 616 दिया है। 2π का मान रखिए 22/7, r का मान रखिए कितना 2x, h का मान x रखिए बराबर आप कर दिए कितना 616 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको आप 11 से काटिए, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 55 55, 11 6 66 रह जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 4 से सीधे काट दिए तो 4 से काटिएगा तो आपका जगह कितना 4 से काटिएगा तो आपका जगह, यानी 4 से काटिएगा 1 सेकंड, 2 से काटिए पहले, तो 2 से काटिए 28 यानी 14, 14 चौका 56, 14 आएगा। फिर आप 14 यानी 2 से काटिए तो 14 7 आ जाएगा, यानी आपका यहाँ से x² आ जाएगा 7×7 आ जाएगा। x का मान आएगा √49 यानी 7 आ जाएंगे। x मान आपका कितना आया 7 आ गया। x मान 7 आया तो यानी इसका त्रिज्या कितना था 2x था, यानी इसका त्रिज्या हो जाएगा 2x 2 × 7 यानी 14 आ गया त्रिज्या, और इसका h क्या आ गया x था, h आ गया इसका 7, यानी इसका यानी ऊंचाई आ गया 7 मीटर और त्रिज्या आ गया 14 मीटर। त्रिज्या 14 मीटर, ऊंचाई 7 मीटर। अब कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × h+r, 2πr × h+r ये होता है, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें सभी का वैल्यू मालूम है, आप रख दीजिए। देखिए आपका 2π का मान 22/7 होता है, r का मान कितना आया था, r का मान 7×14 आया था, इंटू क्या होगा h+r, तो आपका 14 प्लस क्या कीजिए 7 कर दीजिए। ठीक है, 7×14 आपका आ जाएगा कितना, यानी आपका आ जाएगा 22×44 दूनी 88, और ये आपका आ जाएगा कितना 8 से 21, 88 को 21 से गुना कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 88 को
21 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 1848 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन 109 है, कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनका अनुपात कितना है, तो 5:3 है। सिंपल है, देखिए दोनों का अनुपात कितना है 5:3 दिया है और इसका अंतर कितना दिया है 42 दिया है। यहाँ अंतर कितना है तो 2 है, तो ये 2 यूनिट हो गया कितना 42 के बराबर, तो 1 यूनिट हो गया आपका 21 के बराबर। 1 यूनिट हो गया 21 के बराबर। क्या पूछ रहा था, छोटी संख्या, छोटी क्या 3 है, यानी 21 दिया, क्या करेंगे हम 21 को 3 से गुना कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राज और उसके बहन की औसत आयु क्या है 8 वर्ष है। देखिए राज और उसके बहन की औसत आयु 8 वर्ष है, तो उसका आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, यानी 8 दूनी 16। देखिए 8 दूनी 16, 16 हो गया, यानी देखिए राज और उसके बहन की आयु का योग हो गया आपका 16। ठीक है, उसमें अगर राज की आयु कितना है 10 है, तो 16 में से 10 को माइनस कर दिया, यानी उसके बहन की आयु क्या हो गया 6 वर्ष हो गया, 6 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन है कि किसी राशि को दो मित्र के बीच 2:5 में विभाजित किया जाता है, तो दूसरी भाग पहले भाग से 6 रुपया अधिक है, तो दोनों राशियों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 2:5 में विभाजित करता है, अब ये दूसरा जो है पहला से कितना अधिक है 6 रुपया अधिक लेता है। यहाँ देखिए कितना अंतर है, यहाँ आपका 3 यूनिट अंतर है, तो 3 यूनिट ही आपका 6 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट कितना आएगा, 3 दूनी 6, यानी 2 आएगा, 1 यूनिट आपका 2 आ गया, और दोनों का योग तो 5 2 7, दोनों का योग आपका 7 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपया है, तो 7 यूनिट कितना होगा 7 दूनी 14, इसका आंसर आ जाएगा 14 रुपया। क्या आएगा, इसका आंसर आपका 14 रुपया आ जाएगा। देखिए ऑप्शन किस में है 14 रुपया, यानी आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है 112 है। क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है, उसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन से भरे जा सकते हैं। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस जो ये बड़ा का बेलनाकार बर्तन है, उसमें इस बर्तन से, यानी इस बर्तन से कितने बेलनाकार बर्तन पानी भर सकते हैं। क्या करना, सिंपल है, आपको क्या करना, कुछ नहीं करना आपको, यानी जो ये बेलन आपका ऊपर वाला जो ये बेलन आपका, इसके बेलन का आयतन में इसके बेलन के आयतन से क्या करना, डिवाइड कर देना बस। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है πr² होते हैं। ठीक, πr² होते हैं, तो πr², इसका r कितना है, इसका दिया है 20, यानी 20 का स्क्वायर कीजिए, r² h कितना है 100 है। ठीक, बट्टे πr², r कितना इसका दिया है 10 दिया, तो 10 का स्क्वायर गुने h कितना है 20 है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, पाई आपका कट जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा, गुने आपका 100 आ जाएंगे, बट्टे आपका 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, गुने आपका 20 आ जाएगा, ये आपका 2 0 0 कर 20 पंचे 100, आपका आ जाएगा ना 5 चौक 20, क्या आएगा 5 चौक 20 आ जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों के योग और उसके बाह्य कोण का माप का अनुपात कितना है 24:1 है। अब देखिए किसी भी, याद रखिए किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू पाई। ये फार्मूला होता है आपका, किसी भी n बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फार्मूला होता है n-2 इंटू पाई। ठीक, और इसका और किसका अनुपात दिया है, और बाह्य कोणों का माप, तो बाह्य कोणों का माप का फार्मूला होता है 2π/n होते हैं। ठीक, इसका अनुपात दिया है, कितना दिया है, तो 24:1 दिया है। ठीक, 24:1 दिया, देखोगा पाई कट जाएगा। ठीक है, और ये जो n है, या n आपका ऊपर चला जाएगा, आपका आ जाएगा कितना n इंटू n-2 बाय आपका 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 24/1 था, तो 1 अब आपका 24 आ जाएगा। ठीक, 24 में 1 से भाग देंगे तो 24 आएगा। ठीक, अब देखिए आप इसको इधर ले जाइए, ठीक, कोना को गुना कीजिए, आपका आ जाएगा n इंटू n-2 बराबर 24 दूनी 48, क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब देखिए आपका ये क्या गया, इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन का आप सोल्व मत कीजिएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप इस ऑप्शन से आप उसको बनाइए। ठीक है, ऑप्शन से बनाइए, n के वैल्यू लीजिए, आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखिए n की जगह आप 8 लीजिए। ठीक है, 8 लीजिएगा,
ये आपका आ जाएगा 8 माइनस 2, ठीक, यानी आपका आ जाएगा 8, 8 में से 2 यानी 6 आ गया, 8 से क्या 48, क्या ये इक्वेशन आपका क्या आ रहा है, तो सर्टिफाई कर रहा है, यानी एन का वैल्यू क्या आएगा, तो आपका 8 आ जाएगा, एन का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जब भी आपका इक्वेशन आए तो इक्वेशन को सोल्व मत कीजिएगा, क्योंकि समय आपको ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा है क्या कीजिए, आप ऑप्शन से बना दीजिए, ठीक है, ऑप्शन से पुट कीजिए, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है, कर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए किसी यानी चतुर्भुज है तो उसका 4 भुजा है तो 4 कोण भी होगा, और चतुर्भुज के चारों कोण का योग आपका 360 डिग्री होता है। बस इतना याद रहना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 होते हैं बस। अब देखिए इसका चारों को ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा 5 2 7 7 2 14 14 10 24, यानी 24 पार्ट, ध्यान दीजिए 24 पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चारों कोण का योग क्या होता है, 360 होता है। अब क्या कीजिए, उसको यहाँ से 1 पार्ट का वैल्यू निकालिए, तो 360/24 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से करिए 15, यानी आपके यहाँ से आ गया एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, एक पार्ट का आ गया 15 डिग्री, एक पार्ट का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। हमसे क्या कह रहा था, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर, सबसे बड़े 10 है, सबसे छोटे 2 है, तो 10 में से 2 गया तो आपका 8 आ जाएगा, यानी 8 पार्ट का भाग का इसका वैल्यू निकालना है, क्या आएगा, एक भाग का 15 है तो 8 भाग का 15 8 20, यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन ने कहा है कि इतना और इतना का तृतीय अनुपाती क्या होगा। सिंपल, देखिए 18 है, 54 है, तो इसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है। क्या होगा, तो आपका आ जाएगा, यानी आ जाएगा x/54 बराबर 54/18, यानी क्या करना है, इसमें इससे भाग दिए और इसमें इससे भाग दिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है। आपका आ जाएगा क्या, 18 तिया 54, कोना कोनी गुना कीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा क्या, 54 गुने 3 आ जाएगा, 54 गुने 3 आपका आ जाएगा, यानी 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, यानी आपका आ जाएगा ना 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, यानी 162 आ जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन क्या है, ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन आपका 116 है, ये सिंपल क्वेश्चन आपका, देखिए क्या दिया, -48 दिया, भागा दिया कि ना, इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए क्या होगा, आपका जगह 6 1 7, 7 में से 5 किया तो 2, ये आपका सीधे कीजिए 4 गुने 2, ठीक है, भागा कितना है, तो भागा 24 है, ठीक। आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, यानी आ गया कितना, -48 भागा 8 भागा 24 आ गया, ठीक, भागा 24 आ गया। क्या करेंगे, -48 भागा क्या था, तो आपका था 8 था, -8 था, भागा 24 था, तो भागा 24 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, तो 24 दूनी 48, 2 से 2 चुके 8, यानी आपका आ गया क्या, -1/4 आ गया, -1/4 आ गया, यानी आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन आपका है कि अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जब भी आपका विपरीत दिशा में ट्रेन आती हो और कितने समय पार करेगी, तो सिंपल आपका समय का फॉर्मूला होता है L1 + L2 बट्टे हो जाएगा V1 + V2। यदि आपका विपरीत दिशा में है तो दोनों का चाल जुट जाएंगे, यदि आपका अपोजिट दिशा में विपरीत दिशा में तो जुट जाएंगे, लेकिन सेम दिशा में रहेगा तो माइनस हो जाएंगे, इतना याद रखिए, ठीक है। आपका फॉर्मूला आ गया क्या, T = L1 + L2 बट्टे V1 + V2, इसी का यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। T कितना दिया, 10 सेकेंड दिया, 10 सेकेंड दिया आपका, ठीक है। L1 कितना दिया, तो 250 दिया है, L2 कितना दिया नहीं पता तो L2 लिख देंगे, बट्टे V1 + V2, V1 कितना है 100 है, V2 कितना है तो 62 है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये आपका सेकंड में, ये आपका मीटर, ये आपका मीटर में, ये आपका सेकंड में है, लेकिन ये आपका क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, उसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो इस क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। आपका आ जाएगा कितना, 10 = 250 + L2 बट्टे आपका जो दोनों को जोड़िएगा 162 आ जाएगा, गुने 5/18, 5/18, 18 9 में 162, यानी आपका आ जाएगा कितना, क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 250 + L2 बराबर, इधर आप गुना कीजिएगा, आपको आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 450, यानी 450, यहाँ से आपका L2 आ जाएगा 450 - 250,
ये आपका आ जाएगा कितना 200, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है। अब देखिए आपका सिंपल है क्या है, तो 729 का रूट क्या होता है, ये होता है आपका 729 का रूट 27 होता है, और 400 कितना था 20 होता है। अब माइनस कीजिए क्या 7 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या है डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। 119 देखिए, 119 क्या है, कह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म एक सआभाज्य संख्या है। देखिए सआभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो जिस दो संख्या का एचसीएफ आपका कितना आता हो 1 आता हो, उस दोनों संख्या को हम सआभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए सभी में आप इसका एचसीएफ क्या है, देखिए 17 है तो 17 गुने 1 लिख सकते हैं, और 23 है 23 गुने 1 लिख सकते हैं। दोनों आपका कुछ नहीं मिला तो 1 तो मिल रहा है, यानी इसका एचसीएफ क्या है तो आपका 1 है, तो ये आपका क्या है सआभाज्य संख्या है। आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखिए सिंपल आपका रेट दिया है कितना 10% रेट दिया है, कर कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी यदि इसका मूलधन क्या हो x हो तो उसका मिश्रधन कितना होगा 2x होगा, यानी दुगुनी हो जाएंगे। तो लाभ कितना होना चाहिए, तो लाभ x होना चाहिए, तब तो उसका यानी आपका मिश्रधन होगा 2x हो जाएगा। यानी ऐसे समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि मूलधन आपका 100 रुपया था, ठीक है, कितना 100 रुपया था, उसको क्या करना है कि 200 रुपया करना है, कितना करना है 200, यानी दुगुना करना है। तो 200 रुपया करना है तो बताइए 100 रुपया था और 200 रुपया को करना है, तो कितना इसमें आपको कितना आपका ब्याज मिला, तो ब्याज आपका 100 रुपया होगा, तब तो 200 रुपया मिलेगा। इसका मतलब आपका है कि यदि हम 100 रुपया मूलधन लेते हैं तो ब्याज भी कितना आना चाहिए 100 रुपया आना चाहिए। तो ये आपका हो जाए ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय, समय टी मान लीजिए गुने दर, दर दिया आपका 10/100। ठीक, आपका 100 कट जाएगा, यहाँ से आपका ये 0 कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा टी बराबर आ जाएगा 10, यानी 10 वर्षों में आपका स्वयं के दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन आपका क्या आएगा डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। हम क्या किए यहाँ पर हम मूलधन मान लिए थे 100 रुपया, ठीक है, मूलधन हम मान लिए थे 100 रुपया, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा डी आ जाएगा 100 वर्ष। तो ये था आपका रफ्तार का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। ठीक है, रफ्तार का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।